एक बार फिर से आ गया हूँ अब आप लोगों के बीच दास्तानगोई में आपका हमराज आरजे अभिनव और लेकर आया हूँ कहानी निर्मल वर्मा की। और ये अगली कहानी है अंतर। बस से उतरकर वो बाजार के चौराहे पर खड़ा हो गया। सामने टाउन हॉल की इमारत थी, लंबी और भयावह। पहली मंजिल पर लंबी मैली खिड़कियां थीं, जिनके शीशे पर शाम की धूप और भी मैली दिख रही थी। उससे हटकर कुछ दुकानें थीं, एक पब, एक नाई की दुकान और 2 जनरल स्टोर। आगे छोटा सा स्क्वायर था। आखिरी बस कितने बजे आएगी? उसने उसी बस के कंडक्टर से पूछा जिसमें वो आया था। 10 बजे। कंडक्टर ने उड़ती हुई निगाहों से उसे देखा और ओवरकोट की जेब से बियर की बोतल निकाल ली। वो दुकानों की तरफ चला आया। वो यहाँ पहली बार आया था, किंतु उससे विशेष अंतर नहीं जान पड़ा। वो जब कभी प्राग से दूर छोटे शहरों में जाता था, वो उसे एक समान ही दिखाई देते थे। टाउन हॉल, चर्च और बीच में स्क्वायर और खाली सा उनीदापन। हवा ठंडी थी, हालांकि मई का महीना आगे बढ़ चुका था। उसने अपने डफल बैग से मफलर निकाल लिया। दस्ताने उसके कोट की जेब में थे। वो अभी उन्हें नहीं पहनना चाहता था। उसकी पीठ पर स्लीपिंग किट थी। अगर कहीं रात की बस वो नहीं पकड़ सका तो बाहर सो जाएगा। उसे होटल की अपेक्षा बाहर सोना हमेशा अच्छा लगता था, अगर ठंड ज़्यादा ना हो। जब पिछली गर्मियों में वो उसके साथ मोराविया गई थी तो भी वो बाहर ही सोते थे, एक ही स्लीपिंग किट में। वो उसी तरह सारा मोराविया घूम लिए थे। उसके साथ पहले पहले उसे बाहर सोने की आदत पड़ गई थी। होटल की जो बचत होती थी उसे वो हमेशा बियर पर खर्च कर देते थे। वो कुछ देर तक पिछली गर्मियों के बारे में सोचता रहा। फिर उसने मफलर को अच्छी तरह गले और कानों से लपेट लिया। ठंड काफ़ी है, उसने सोचा, लेकिन वो असहनीय नहीं है। असहनीय शायद कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी नहीं। शुरू में वो बहुत डर गई थी, अब वो ठीक होगी। अब कोई डर नहीं है, उसने सोचा। अब बिल्कुल कोई डर नहीं है, उसने दोबारा अपने से कहा। वो कुछ देर तक खाद्य पदार्थों के स्टोर के सामने खड़ा रहा। शी विंडो में गौर से देखता रहा, फिर कुछ सोचकर भीतर चला आया। दुकान में सेल्फ सर्विस थी। उसने काउंटर के नीचे से एक टोकरी निकाल ली। दोनों ओर लंबी कतार में छोटे बड़े टिन के डब्बे रखे थे। इन दिनों ताज़े फल देखने को भी नहीं मिलते थे। उसने आड़ुओं और अनानास के 2-3 टोकरी में रख लिए। आधा किलो सलामी और फ्रेंच पनीर की कुछ टिक्कियाँ भी लिफाफे में बंधवा ली। उसे फ्रेंच चीज़ हमेशा ही बहुत पसंद थी। रात को जब कभी वो उसके कमरे में सोती थी तो एक चूहे की तरह उसे बराबर कुतरती रहती थी। स्टोर से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आया और उसने दोबारा मुड़कर लीपा का एक पैकेट खरीद लिया। अस्पताल में शायद उसके पास सिगरेट नहीं होगी, उसने सोचा। सारा सामान उसने अपने डफल बैग में रख लिया। स्टोर से बाहर निकलकर उसे एक प्यास सी महसूस हुई। समय काफ़ी है, उसने सोचा। ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो छोटी बियर के लिए काफ़ी है। स्क्वायर पार करके वो पब में चला आया। वो बैठा नहीं, बार के काउंटर के सामने खड़ा रहा। एक छोटी बियर, उसने कहा। बारमैन ने बिना उसकी ओर देखे एक मग बियर नल के नीचे रख दिया। जब झाग मग से ऊपर चढ़कर बाहर फिसलने लगा, उसने नल की टोंटी बंद कर दी, एक मैले तौलिए से मग को साफ किया और उसके सामने रख दिया। उसने मग होठों से लगा लिया। बियर कसैली और गुनगुनी सी थी, फिर भी उसे बुरी नहीं लगी। बारमैन इस बीच जेब से एक सॉसेज निकाल कर खाने लगा था। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी नीली आंखें आंसुओं में तैर रही थीं। आप बता सकेंगे अस्पताल किस तरफ है? उसने पूछा। बारमैन ने गौर से उसकी ओर देखा, फिर उसकी आंखें उसके स्लीपिंग किट पर ठिठक गईं। क्या प्राग से आए हो? उसने सिर हिलाया। वो तनिक संदेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखता रहा। टाउन हॉल की दाईं तरफ, सिमेट्री से ज़रा आगे, उसने कहा। क्या ज़्यादा दूर है? उसने पूछा। उसने आधी कतरी हुई सॉसेस को अश्लील ढंग से ऊपर कर दिया। 1 किलोमीटर उसने हंसते हुए कहा। उसने उसे धन्यवाद दिया, 3 क्राउन का नीला नोट काउंटर पर रखा और बिना चेंज की प्रतीक्षा किए बाहर चला आया। बाहर बसंत का चमकीलापन था। वैसा बोझल नहीं जो गर्मियों में होता है, एक हल्का धुला सा आलोक जो लंबी सर्दियों के बाद आता है। 10 मिनट का रास्ता था और वो तेजी से चल रहा था। उसे अब ज़्यादा घबराहट नहीं थी। उसे अब उतनी घबराहट नहीं थी जितनी बस में हो रही थी। बियर के बाद उसे हल्का सा लग रहा था। स्क्वायर छोड़ने के बाद वो एक खुले रास्ते पर आ गया था।
हवा ठहर गई थी और कभी कभी दूर के खेतों में ट्रैक्टर का घुर्र घुर्र स्वर मक्खी की बिनबिनाहट सा सुनाई दे जाता था। सिमेट्री के पास आकर उसने सिगरेट जलाई, फिर डफल बैग को एक कंधे से उतार कर दूसरे कंधे पर लटका लिया। सिमेट्री के इर्द गिर्द बरवा के पेड़ थे और उनकी नई पत्तियां डूबती हुई धूप में झिलमिला रही थी। कच्ची सड़क पर बर्फ के पिघलने से कहीं कहीं दलदल जमा हो गया था और उन पर मोटर लॉरियों और ट्रकों के निशान उभर आए थे। उसने अपने पैंट के पाँच ऊपर चढ़ा लिए। उसे खुशी हुई कि यहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो उसे देखकर ज़रूर हैरान हो जाएगी। वो शायद खुश भी होगी, लेकिन इसके बारे में वो निश्चित नहीं था। उसने प्रागते आते समय उसे मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को कोई संदेह हो सके। उन्होंने ये तय किया था कि वो 2 दिन यहाँ अस्पताल में रहेगी। बाद में जब वो वापस प्राग आएगी तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अस्पताल के गेट के सामने वो रुक गया। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उसकी इमारत किसी कॉलेज हॉस्टल की तरह दिखाई दे रही थी, उतनी ही आत्मीय और निर्दोष। अस्पताल की इमारतों में अक्सर जो छिटता हुआ नंगापन होता है वो उसमें बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी पैंट के पांचे नीचे की ओर मोड़ दिए और दरवाज़ा खोलकर भीतर चला आया। सामने एक लंबा कॉरिडोर था, बीच में फूलों के गमले रखे हुए थे। साफ सुथरे फर्श पर कॉरिडोर के खम्भों की टेढ़ी छायाएं धूप में खिंचाई थीं। सीने के पास उसे एक बड़ा सा डेस्क दिखाई दिया। ऊपर रिसेप्शन का साइन बोर्ड लगा था। उसके पीछे एक स्त्री नर्स की पोशाक में बैठी थी। वो अखबार पढ़ रही थी और उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। वो कुछ झिझकता हुआ डेस्क की ओर बढ़ा। नर्स ने अखबार से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। किससे मिलना चाहते हैं? उसने नाम बताया। उसे लगा वो नर्स ही नहीं है, नर्स की पोशाक में वो स्त्री भी है। इस ख्याल से उसे कुछ सांत्वना से मिली। उसने डेस्क की दराज से एक लिस्ट निकाली। मैटरनिटी वार्ड में। उसने पूछा। वो क्षण भर तक असमंजस में खड़ा रहा। फिर उसने माथे का एक पसीना पोंछा। मुझे ये नहीं मालूम, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। क्या आप लिस्ट में देख सकती हैं? उसने कहा। हालांकि ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से ही लिस्ट देख रही थी। मैटरनिटी वार्ड में आपकी पत्नी का नाम नहीं है। नर्स ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। वो मेरी पत्नी नहीं है, उसने कहा। मेरा मतलब है अभी तक हम विवाहित नहीं हैं। उसने डेस्परेट होकर मुस्कुराने की कोशिश की। फिर उसे लगा कि ये स्पष्टीकरण न केवल निरर्थक है बल्कि मुक्तापूर्ण भी। नर्स ने कुछ अजीब रूखे ढंग से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपने बाल पीछे समेट लिए। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, उसने कहा। उसके स्वर में खींच नहीं, सिर्फ एक ठंडी सी विरक्ति थी। उसने डेस्क के भीतर से दूसरी लिस्ट निकाल ली। एक बार फिर नाम पूछा। वो चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। पहली मंजिल, दाईं तरफ, सर्जिकल वार्ड। उसने सरसरी निगाहों से उसकी ओर देखा, फिर अखबार पढ़ने लगी। वो गलियारे के अंतिम छोर पर पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। दोनों तरफ दरवाजे खुले थे। औरतें अपनी जुबानों, लंबी स्कर्ट में बिस्तरों पर बैठी थीं। दरवाजों के बाहर रस्सी पर नायलॉन की जुराबें, ब्रेसियर और अंडरवेयर सूख रहे थे। हवा में एक खट्टी गीली गीली सी गंध ठहर गई थी, जो अक्सर औरतों की घरेलू देहों या कपड़ों से आती है। लोहे की रेलिंग पर रेत से भरी हुई लाल नीली बाल्टियां लटक रही थी, शायद आग बुझाने के लिए, उसने सोचा। जब वो सर्जिकल वार्ड की ओर मुड़ा तो उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया हो। वो तनिक चौंक कर पीछे मुड़ा। एक लंबे कद का हष्ट पुष्ट व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसने लंबा सफ़ेद कोट और पाजामा पहन रखा था, जो यहाँ डॉक्टरों की पोशाक होती है। किससे मिलना है? उसने पूछा। उसने फिर नाम बताया। अच्छा, लेकिन इसे यहीं छोड़ देना होगा। उसने अंगूठे से उसके स्लीपिंग किट की ओर इशारा किया। उसने स्लीपिंग किट पीठ से उतार कर एक कोने में रख दिया। इसमें क्या है? उसने उसके डफल बैग की ओर देखा। उसने चुपचाप कंधे से बैग उतार कर उसके सामने रख दिया। डॉक्टर ने सरसरी निगाहों से बैग में रखे डिब्बों की ओर देखा और फिर धीरे से हंस दिया। सो यू आर द मैन, उसने अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी में कहा। क्या मतलब? कुछ नहीं। वो फिर अपनी भाषा पर उतर आया था। बेड नंबर 17, सिर्फ आधा घंटा। वो भी बहुत कमज़ोर है, उसने रूखे व्यवसायिक स्वर में कहा। तुम भीतर जा सकते हो। लेकिन इसके बाद वो तुरंत भीतर नहीं जा सका। कुछ देर तक वो डफल बैग को बच्चों की तरह दोनों हाथों में लेकर खड़ा रहा। दरवाजे के पास एक खाली व्हील चेयर थी। सामने एक बड़ा हॉल था।
दोनों तरफ छोटे छोटे क्यूबिकल थे और उनके बीच लंबे गुलाबी रंग के पर्दे लटक रहे थे। हर क्यूबिकल के पीछे एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हॉल के कोने में स्ट्रेचर पड़ा था और उस पर कुछ रुई की गंदी पट्टियाँ थीं। शायद कोई नर्स जल्दी में उन्हें उठाना भूल गई थी। वो भीतर चला आया। स्लिम पिकेट उतारने के बाद उसे अपनी पीठ बहुत हल्की सी लग रही थी। 17 नंबर के आगे आकर खड़ा हो गया। भीतर निपट शांति थी। वो शायद सो रही थी, उसने सोचा। पहले क्षण में उसे वो दिखाई नहीं दी। लेकर आता हूँ कहानी का अगला भाग कल 10 अंगुई में।